देखिए, सीधे सीधे कहें तो जैसे हम आमने सामने बैठकर बिना किसी लाग लपेट के बात कर रहे हों। कई पुरुष 20 साल तक अपना जीवन बनाने में बिताते हैं और एक ऐसी प्रक्रिया में उसका एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं जिसका सामना करने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमज़ोर हैं, न ही इसलिए कि वे असफल हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि वे वित्तीय दृष्टिकोण से तलाक की वास्तविक प्रक्रिया को समझने के लिए कभी तैयार नहीं थे। और अब आती है सबसे परेशान करने वाली बात। ज़्यादातर लोग शादी में प्यार, स्थिरता और भविष्य के बारे में सोच कर आते हैं, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचते कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या होगा। शुरुआत में कोई भी आपको ये सब समझाता नहीं है। कोई भी आपको साफ साफ नहीं बताता कि इतने सालों बाद आपकी आमदनी, संपत्ति, पेंशन या फिर आपकी जीवन शैली का क्या होगा। क्योंकि 20 साल बाद आप किसी हालिया रिश्ते की बात नहीं कर रहे होते। आप एक पूरी तरह से जुड़े हुए जीवन की बात कर रहे होते हैं। साझा वित्तीय संसाधन, साथ मिलकर लिए गए निर्णय, साथ किए गए बलिदान। और जब यह रिश्ता टूटता है तो यह आसानी से अलग नहीं होता, बल्कि विभाजन पैदा करता है। ज़रा सोचिए, आपने वर्षों तक मेहनत की, स्थिरता हासिल की और दीर्घकालिक सोच को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। लेकिन तलाक के समय इनमें से कई निर्णय अब पूरी तरह से आप पर निर्भर नहीं रह जाते। और यही वह बात है जिसका कई पुरुष अनुमान नहीं लगा पाते। यहीं से बात विवादित मोड़ लेती है। कुछ पुरुषों का मानना है कि तलाक सिर्फ एक भावनात्मक अलगाव है, जबकि वास्तविकता में यह एक गहरा वित्तीय पुनर्गठन भी है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक असुरक्षित स्थिति में फंस सकते हैं। इसका उद्देश्य भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि स्पष्टता लाना है। क्योंकि इस वास्तविकता को समझना आपको नकारात्मक नहीं बनाता, बल्कि जागरूक बनाता है। ये आपको पूरी तस्वीर देखने की क्षमता देता है, न कि केवल भावनात्मक पहलू को। और यह आपके व्यवहार, आपके निर्णय लेने के तरीके और आपने जो कुछ भी बनाया है उसकी रक्षा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। पुरुषों के बीच इस विषय पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती। इसे टाला जाता है, अनदेखा किया जाता है या कम महत्व दिया जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने वर्षों के बाद तलाक के वित्तीय परिणाम भावनात्मक परिणामों जितने ही गंभीर या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप यहाँ जो समझने वाले हैं वह केवल सिद्धांत नहीं है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपकी आंखें उन चीज़ों के लिए खोल सकता है जिन्हें कई लोग बहुत देर से खोज पाते हैं। एक, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक क्यों खो सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूँ। मानो हम बिना किसी रुकावट के बैठकर बात कर रहे हों। शादी के 20 साल बाद कई पुरुष जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह सोचना है कि वे जानते हैं कि वे क्या खोने वाले हैं, जबकि वास्तविकता में उन्हें इसकी वास्तविक गंभीरता का कोई अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि आप शायद मन ही मन जल्दी से हिसाब लगा लेते हैं। आप घर, कुछ बचत और शायद कुछ अन्य संपत्तियों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम इसे बांट लेंगे, बात खत्म। लेकिन तलाक की वित्तीय वास्तविकता इतनी सरल नहीं होती। ये कहीं अधिक जटिल, व्यापक और अक्सर आपकी कल्पना से कहीं अधिक खर्चीली होती है। सबसे असहज बात यह है, आप केवल भौतिक चीज़ें ही नहीं खो रहे हैं, आप संरचना भी खो रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से आपका वित्तीय जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा है, यह एक साझा व्यवस्था रही है। संयुक्त आय, वितरित व्यय, सामूहिक रूप से लिए गए निर्णय। और जब यह व्यवस्था टूटती है तो यह स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं होती, बल्कि टुकड़ों में बिखर जाती है। इसका मतलब यह है कि जो कभी एक छत के नीचे दो लोगों का भरण पोषण करता था, अब उसे दो अलग अलग जिंदगियों का सहारा बनना होगा। दो घर, दो दिनचर्या, दो पूरी संरचनाएं। और यह अपने आप में ही जीवनयापन की लागत में काफ़ी वृद्धि का संकेत देता है। लेकिन कई पुरुष शुरू में इस बात को नहीं समझ पाते। वे हमेशा आधे आधे के नज़रिए से सोचते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में इसका प्रभाव प्रतिशत से कहीं अधिक व्यापक होता है। क्योंकि यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना खोते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि इससे आपके जीवन स्तर को बनाए रखने की क्षमता कैसे प्रभावित होती है। और यहीं पर कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो खर्चे पहले आसान लगते थे, अब बोझिल हो जाते हैं। जो जिम्मेदारियां पहले साझा की जाती थीं, अब पूरी तरह से आपके कंधों पर आ जाती हैं। और जिन वित्तीय फैसलों में पहले गलतियों की गुंजाइश रहती थी, अब वे और भी नाजुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि संदर्भ बदल गया है। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई पुरुष इस स्थिति तक बिना तैयारी के पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए नहीं
कि वे बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि उन्हें अपने जीवन का विश्लेषण इस दृष्टिकोण से करना पड़ेगा। कई सालों तक हमारा ध्यान निर्माण करने, आगे बढ़ने और स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित रहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर अचानक सब कुछ पुनर्व्यवस्थित करना पड़े तो क्या होगा। और सबसे सीधा हिस्सा यह है, कुछ पुरुषों को अधिक नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, बल्कि उन्हें अधिक नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही स्थिति को कम करके आंका था। उन्होंने यह सोचकर इस प्रक्रिया में प्रवेश किया कि यह प्रबंधनीय है, और जब तक उन्हें वास्तविक प्रभाव का एहसास हुआ, तब तक वे इसका पूर्वानुमान लगाने के बजाय प्रतिक्रिया देने में लगे हुए थे। जो व्यक्ति समय रहते इस बात को समझ लेता है, वह ज़रूरी नहीं कि इसके प्रभाव से बच जाए, लेकिन वह इसका सामना अलग तरीके से करता है, अधिक स्पष्टता के साथ, अधिक नियंत्रण के साथ, बेहतर निर्णयों के साथ। क्योंकि अंत में यह सिर्फ कागज़ पर हुए नुकसान की बात नहीं है, यह इस बात की बात है कि उसके बाद आपकी वास्तविकता कैसे बदल जाती है। और अगर आप इसे शुरू से ही नहीं समझते हैं, तो इसका असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि ढांचागत भी होगा। 2. संपत्ति का बंटवारा उतना निष्पक्ष नहीं है जितना लगता है। चलिए, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ, मानो हम सीधे आपकी स्थिति का विश्लेषण कर रहे हों। कई पुरुष तलाक के समय एक बहुत ही सरल विचार मन में रखते हैं, सब कुछ बराबर बराबर बंट गया है, इसलिए यह न्याय संगत है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि बराबर का मतलब हमेशा संतुलित नहीं होता है, और यहीं से समस्या शुरू होती है। 20 साल बाद आपकी संपत्ति सिर्फ खाते में दर्ज संख्याएं नहीं रह जाती। यह आपके द्वारा लिए गए फैसलों, त्यागों, प्राथमिकताओं और रिश्ते के दौरान निभाई गई भूमिकाओं का परिणाम है। और जब इसे बांटने का समय आता है, तो इसका आकलन हमेशा आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता। आपके दृष्टिकोण से आपको लग सकता है कि आपने कुछ पहलुओं में अधिक योगदान दिया है, अधिक आय, अधिक वित्तीय स्थिरता, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अधिक जिम्मेदारी। लेकिन विभाजन की प्रक्रिया में हर चीज का मूल्यांकन केवल प्रत्यक्ष मौद्रिक मूल्य के आधार पर नहीं किया जाता है, और यही वह बात है जिसकी कई पुरुष उम्मीद नहीं करते। क्योंकि जब हम विभाजन की बात करते हैं, तो वास्तव में हम उन सभी चीज़ों को पुनर्गठित करने की बात कर रहे होते हैं जो एक साथ बनी थीं: संपत्ति, बचत, निवेश, यहाँ तक कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं भी। और इस प्रक्रिया में अंतिम परिणाम आपके द्वारा दिए गए योगदान के अनुपात में नहीं हो सकता है। यहीं से न्याय का विचार वास्तविकता से टकराने लगता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था आपके खिलाफ है या आपके पक्ष में। इसका मतलब यह समझना है कि विभाजन का तर्क हमेशा आपके अपने व्यक्तिगत तर्क से मेल नहीं खाता। ये एक ही स्थिति को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। सबसे जटिल बात यह है कि यह क्षण केवल वित्तीय नहीं है, बल्कि भावनात्मक भी है। और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, तो स्पष्टता के बजाय निराशा से प्रतिक्रिया करना आसान हो जाता है। कई पुरुष इस सवाल में उलझ जाते हैं, यह सब कैसे संभव हो रहा है? लेकिन यह सवाल जायज़ होते हुए भी परिणाम को नहीं बदलता। ये केवल आपकी उस ऊर्जा को बर्बाद करता है जिसका उपयोग आप आने वाली परिस्थितियों के अनुकूल बेहतर ढंग से ढलने के लिए कर सकते थे। अब आता है वो हिस्सा जिसे शुरू में कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं। क्या उचित होना चाहिए कि विचार से चिपके रहने से आप और भी बुरे निर्णय ले सकते हैं? क्योंकि जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपने क्या खोया है, तो आप यह देखने में असफल हो सकते हैं कि आप अभी भी क्या बचा सकते हैं या उसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इस चरण को बखूबी संभालने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो हर बात पर भावनात्मक रूप से भड़क उठता है। वह होता है जो परिस्थिति के नियमों को जल्दी समझ लेता है और उसमें बुद्धिमानी से आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है परिस्थितियों के अनुसार ढलना। क्योंकि अंततः संपत्ति का बंटवारा आपकी योग्यता या आपकी क्षमताओं को परिभाषित नहीं करता। यह एक व्यापक प्रक्रिया का मात्र एक चरण है। लेकिन यदि आप इसे ठीक से नहीं समझते हैं, तो यह आपको आवश्यकता से अधिक प्रभावित कर सकता है। यहाँ मुख्य बात सरल है, हालांकि इसे स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं होता। अपनी सारी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित न करें कि यह उचित है या नहीं। इस चरण को यथासंभव स्थिरता के साथ पार करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यही वह चीज़ है जो वास्तव में आगे आने वाले समय में फ़र्क पैदा करेगी। 3. पेंशन और आमदनी आपके जीवन को कैसे बदलती है, इसे ध्यान से सुने,
क्योंकि यहीं पर कई पुरुषों को सबसे अधिक प्रभाव महसूस होता है, लेकिन वे हमेशा इसे पहले से नहीं देख पाते। ये सिर्फ आज आपके पास जो है, उसकी बात नहीं है, बल्कि यह वह है जिसे आपको कल बनाए रखना होगा। 20 साल बाद आपकी आय महज मासिक आंकड़े नहीं रह जाती। यह स्थिरता, योजना और दीर्घकालिक सुरक्षा का प्रतीक बन जाती है। ये उस जीवन शैली को दर्शाती है जिसे आपने धीरे धीरे बनाया है। और जब तलाक होता है तो यह ढांचा पूरी तरह से बदल जाता है, प्रतीकात्मक रूप से नहीं, वास्तविकता में। जो प्रवाह कभी एक ही गति को बनाए रखता था, अब उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप ढलना पड़ता है। और यह समायोजन हमेशा अस्थायी नहीं होता। कई मामलों में यह एक स्थायी प्रक्रिया बन जाती है जो आपके जीवन जीने के तरीके, आपके निर्णय लेने के तरीके और आपके भविष्य की योजना बनाने के तरीके को प्रभावित करती है। यहीं पर कई पुरुष आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वर्षों से ध्यान राजस्व उत्पन्न करने, विकास करने और आगे बढ़ने पर केंद्रित रहा है, लेकिन इस बात पर नहीं कि बदलती परिस्थितियों में उस राजस्व का पुनर्वितरण कैसे किया जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो यह केवल वित्तीय बदलाव नहीं होता, बल्कि नियंत्रण की भावना में भी बदलाव होता है। आपको धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि आपके पास समय कम होता जा रहा है। फैसलों के लिए अधिक सोच विचार की आवश्यकता होती है। आप पहले की तरह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। और यह बात भले ही खुलकर न कही जाए, लेकिन बहुत मायने रखती है। बाहर से देखने पर यह महज एक मामूली बदलाव लग सकता है, लेकिन अंदर से महसूस करने पर यह आपके जीवन शैली में एक पूर्ण परिवर्तन जैसा लगता है। और अब आता है वो हिस्सा जिसे कई लोग स्वीकार करने से कतराते हैं। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप वास्तव में कितना उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिबद्धताएं होती हैं, तो आपकी आय पूरी तरह से आपकी नहीं रह जाती। यह कुछ ऐसा बन जाता है जो आपके निर्णय लेने से पहले ही आंशिक रूप से आवंटित हो चुका होता है। इससे आपकी सोच बदल जाती है। आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि आपको क्या कवर करना है, बजाय इसके कि आप क्या बना सकते हैं। और अगर आप इस बदलाव से अनजान हैं, तो आप लगातार दबाव की भावना में फंस सकते हैं। इसकी सबसे पेचीदा बात यह है कि यह हमेशा दूसरों को दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने पर आपका जीवन स्थिर लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि नियम बदल गए हैं। और उस स्थिति के अनुकूल ढलने के लिए सिर्फ उसे स्वीकार करना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको पैसे, भविष्य और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोचने के तरीके को फिर से व्यवस्थित करना होगा। इस चरण को सफलतापूर्वक पार करने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो इसके प्रभाव को अनदेखा करता है। वह होता है जो इसे जल्दी समझ लेता है और अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। वह गलतियों को कम करता है, अधिक सोच समझ कर निर्णय लेता है और हताशा में आकर कोई कदम उठाने से बचता है। क्योंकि सच्चाई यही है, आपकी आय गायब नहीं होती, बल्कि उसका उपयोग बदल जाता है। और अगर आप उस बदलाव के अनुकूल नहीं ढलते हैं, तो आपको लग सकता है कि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति कम हो रही है। इसीलिए इस नई वास्तविकता का विरोध करने के बजाय आपको इसे समझना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे समझ लेंगे, आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे और अधिक सचेत अवस्था से फिर से नियंत्रण हासिल करना शुरू कर देंगे। 4. बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की वास्तविक लागत। मैं आपको यह बात शांत भाव से, बिना किसी नाटकीयता के, लेकिन पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। कई पुरुष 20 साल बाद नए सिरे से शुरुआत करने का मतलब कम आंकते हैं, जब तक कि वे उस वास्तविकता का सामना नहीं कर लेते। क्योंकि आपके मन में शुरू से शुरुआत करना एक अवधारणा की तरह लगता है, ऐसा कुछ जिसे आप अनुशासन, एकाग्रता और कड़ी मेहनत से संभाल सकते हैं। और हाँ, ये सब मददगार भी होता है, लेकिन कई लोग इसकी वास्तविक कीमत का अनुमान नहीं लगा पाते, जो न केवल आर्थिक होती है बल्कि संरचनात्मक भी होती है। 20 साल बाद आपका जीवन एक आकार ले चुका है। इसमें स्थिरता है, नियमित दिनचर्या है और ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लगभग स्वचालित रूप से चलती हैं। आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही व्यवस्थित हैं। और जब यह सब बदलता है, तो आप उस जगह से शुरुआत नहीं कर रहे होते जहां आप अपने 20 या 30 के दशक में थे। आप अधिक जिम्मेदारियों, गलतियों की कम गुंजाइश और एक ऐसी संरचना के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है। और अब आता है वो हिस्सा जिसका सामना करने से कई पुरुष कतराते हैं। कुछ लोग तैयारी नहीं करते क्योंकि वे मान लेते हैं कि अगर वे एक बार सफल हो गए हैं तो वे इसे बिना किसी समस्या के दोहरा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। परिस्थिति अलग है, आपकी ऊर्जा अलग है,
आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं, और यदि आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं करते हैं तो आप निराश हो सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक पुरानी रणनीति को नई वास्तविकता पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां थोड़ी आत्म आलोचना की आवश्यकता है। हाँ, ऐसे पुरुष भी होते हैं जो बदलाव के बजाय खोई हुई चीज़ों पर ही अटके रहते हैं। वे इस बात पर इतना ध्यान देते हैं कि उनके पास अब क्या नहीं है, कि वे इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वे अभी क्या बना सकते हैं। वे अपने नए जीवन की तुलना अपने पुराने जीवन से करते रहते हैं, और इससे केवल पीछे हटने की निरंतर भावना ही पैदा होती है, और इससे कोई फायदा नहीं होता। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको वहीं रोके हुए है। अब आपको थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है, और मैं यह बात सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ। कोई भी आपके जीवन को आपके लिए दोबारा नहीं बनाएगा। कोई भी आपको अपने आप वह ढांचा वापस नहीं देगा जो आपके पास था। यह जिम्मेदारी अब पूरी तरह से आपकी है। और यह बात सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यह एक अवसर भी है। क्योंकि नए सिरे से शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि शुरुआत खराब होगी। इसका मतलब है कि शुरुआत अधिक जानकारी और अधिक अनुभव के साथ होगी, लेकिन तभी जब आप उसका सही उपयोग करने का निर्णय लें। यदि आप शिकायत करने या दूसरों से अपनी तुलना करने में लगे रहेंगे, तो यह लाभ व्यर्थ हो जाएगा। इस चरण को सफलतापूर्वक पार करने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो शुरुआती झटके से बचता है। वह होता है जो नई वास्तविकता को जल्दी स्वीकार कर लेता है और उसमें उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। बिना किसी नाराजगी के अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करें, तत्काल परिणाम प्राप्त करने की कोशिश किए बिना धीरे धीरे स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित करें। यही तो फर्क पैदा करता है। सलाह बिल्कुल स्पष्ट है। बार बार अतीत की ओर देखना बंद करें। इसे केवल सीखने के साधन के रूप में उपयोग करें, मापदंड के रूप में नहीं। क्योंकि यदि आप हर चीज़ की तुलना अतीत से करते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी भविष्य की रचनाओं की सराहना नहीं कर पाएंगे। अंततः बात यह नहीं है कि आपको ठीक वही वापस मिल जाए जो आपके पास पहले था। बात यह है कि आप वर्तमान स्थिति के अनुसार कुछ ऐसा बनाएं जो कारगर हो। और इसकी शुरुआत उस क्षण से होती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप अब उसी स्थान से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आगे बढ़ने की क्षमता है। 5. पुरुष जो वित्तीय गलतियां करते हैं, उन्हें समझने में उन्हें बहुत देर हो जाती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे कई पुरुष तब समझते हैं जब सुधार की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। तलाक में सबसे महंगी गलतियां हमेशा बड़ी नहीं होती, बल्कि वे छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और समय के साथ जमा होती जाती हैं। और सबसे जटिल बात यह है कि जब वे घटित होते हैं तो वे इतने गंभीर नहीं लगते। 20 साल बाद आप एक निश्चित लय, कुछ स्वतः होने वाले निर्णयों और पैसे के प्रबंधन के एक ऐसे तरीके के आदी हो जाते हैं जिस पर आप सवाल नहीं उठाते। और जब तलाक होता है तो कई लोग उसी तरह से काम करना जारी रखने की कोशिश करते हैं, मानो परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदली हों। लेकिन इसमें बदलाव ज़रूर आया, और यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप में बुद्धि की कमी है, बल्कि इसलिए कि आप में समायोजन की कमी है। क्योंकि आप अपनी नई वित्तीय स्थिति का गहराई से आकलन नहीं करते, जितनी गहराई से इसकी वास्तव में आवश्यकता है। आप पुरानी आदतों के आधार पर निर्णय लेते रहते हैं, यह समझे बिना कि अब उनके परिणाम अलग होंगे। यह एक शांत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि शुरुआत में बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, समझौते, संपत्ति, आय। लेकिन एक बार जब यह सब धुंधला पड़ जाता है तो आपकी स्थिरता वास्तव में दैनिक निर्णयों से ही तय होती है। आप कैसे प्रबंधन करते हैं, कैसे प्राथमिकता तय करते हैं, और इस नई संरचना पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। और कई पुरुष समय रहते यह मानसिक परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अब आता है मुश्किल पहलू। कुछ गलतियां ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने की अनिच्छा से होती हैं। ये सोचना आसान होता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि अधिक जागरूक और रणनीतिक होने की आवश्यकता का सामना किया जाए। लेकिन समय बीतने से ही निर्णय सही नहीं हो जाते। फर्क तो ध्यान देने से ही पड़ता है। तलाक के बाद स्थिर रहने वाला व्यक्ति वह नहीं होता जो गलतियां करने से पूरी तरह बचता है। वह होता है जो जल्दी से पहचान लेता है कि कुछ गड़बड़ है और बिना अहंकार या बहाने के उसमें बदलाव कर लेता है। क्योंकि हाँ, इसमें स्वाभिमान की भी भूमिका होती है। अपनी छवि, जीवन शैली और तौर तरीकों को बरकरार रखने की वह तीव्र इच्छा, भले ही वह अब संभव ना हो, और यह इच्छा आपकी मदद करने के बजाय आपको और भी असुरक्षित स्थिति में डाल देती है।
इसका मूल मंत्र सरल है, हालांकि इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। हर निर्णय के प्रति अधिक जागरूक बने, डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से। यह समझें कि अब हर कदम का अधिक महत्व है, अधिक प्रभाव है, और यह कोई बुरी बात नहीं है। यह अधिक सटीक, अधिक उद्देश्यपूर्ण और वास्तव में मायने रखने वाली चीज़ों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निमंत्रण है, क्योंकि अंततः यह बड़ी घटनाएं नहीं हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा, बल्कि वे आदतें हैं जिन्हें आप सब कुछ बदल जाने के बाद भी बनाए रखते हैं। और यदि आप समय रहते उन आदतों को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप न केवल गलतियों से बचते हैं, बल्कि एक नई स्थिरता का निर्माण शुरू करते हैं जो भले ही अलग हो, लेकिन उतनी ही मजबूत हो सकती है। इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मैं आपको एक ऐसा विचार बताना चाहता हूं जो शायद आपको असहज लगे, लेकिन जिसे आपको स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। कई पुरुष तलाक में अपनी वित्तीय स्थिरता नहीं खोते। वे इसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि शादी के दौरान वे कभी भी यह नहीं समझ पाए कि उनका अपना वित्तीय जीवन कैसे चलता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन एक पल के लिए इस पर विचार करें। कई सालों तक सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था, राजस्व था, ढांचा था, नियंत्रण का भाव था, लेकिन कई मामलों में वह नियंत्रण उतना मजबूत नहीं था जितना दिखता था। ये एक साझा व्यवस्था थी जो काम करती रही जब तक कि वह बंद नहीं हो गई। और जब वह व्यवस्था टूट जाती है तो वास्तविकता सामने आ जाती है। बात सिर्फ बंटवारे या कागजों पर खो जाने वाली चीज़ों की नहीं है। बात यह है कि आप जो कुछ बना रहे थे उसे आपने वास्तव में कितना समझा था, क्योंकि अगर आपने इसे पूरी तरह से नहीं समझा तो इसका असर सिर्फ तलाक से ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका असर तब पड़ता है जब आपको इसका एहसास बहुत देर तक होता है। यह वह हिस्सा है जिसे लगभग कोई भी खुलकर नहीं कहता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह किसी पर उंगली उठाने या दोषारोपण करने के बारे में नहीं है। यह आपकी जागरूकता बढ़ाने के बारे में है, क्योंकि जिस क्षण आप इसे समझ जाते हैं, आप स्थिति को केवल एक घटना के रूप में देखना बंद कर देते हैं और आप इसे ऐसी चीज़ के रूप में देखने लगते हैं जिसे आप भविष्य में बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप टिप्पणियों में इस विषय पर अपने अनुभव, सीखी गई बातें या सबसे आश्चर्यजनक बात साझा करें। आपका अनुभव अन्य पुरुषों को उन बातों को समझने में मदद कर सकता है जिन्हें कोई उन्हें सीधे तौर पर नहीं समझाता। मैं आपके संदेश पढ़ूंगा और जवाब दूंगा। मैं आपसे सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि एक सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अंततः ये बातचीत तभी सार्थक होती है जब इनसे साझा ज्ञानवर्धन होता है।